जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। और हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसकी शुरुआत हमने की थी 1897 से और हमारा पड़ाव था रॉलेट एक्ट और उससे जुड़ी इफेक्टिव हैपनिंग्स। अब समय आ गया है कि इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं और आज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जरूर खत्म करें और खत्म होगा। लेट्स स्टार्ट, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में हम बात करें तो गांधी जी ने, क्रांतिकारी गतिविधि नहीं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने कहा था 1 साल में आजादी ले लेंगे, और यही कह के साबरमती आश्रम से निकले थे। पर उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे हिसाब से चले, यह सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित होगा। और गांधी जी का जो अनुभव था उनसे उनको लग रहा था ये भारत में पहला जन आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, लाखों लाख लोग इनसे जुड़े थे। लेकिन यह सत्याग्रह और अहिंसा नॉन वायलेंस पर बेस्ड था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी की आंदोलन थी। पर होता क्या है, मद्रास में छिटपुट घटनाएं होती हैं और गोरखपुर के पास चौरा चौरी नाम के तहसील में थाने जला दिए जाते हैं विद्रोहियों के द्वारा, यानी विद्रोही नहीं कहेंगे, हमारे जुलूस कर्मियों के द्वारा, और 22 पुलिस को जिंदा जला देते हैं। एक बड़ा हिंसा था और गांधी जी ने ये जो गोरखपुर की चौरा चौरी की हिंसा हुई थी 5 फरवरी 1922 को, उसको देखते हुए उन्होंने 12 फरवरी को इस आंदोलन को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया। हालांकि मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि आंदोलन क्लाइमेक्स पे है, इसको मत रोकिए, पर गांधी जी ने कहा ना, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। तो ये बात है। और अंबेडकर ने कहा गांधी तो बस धूल उड़ाते हैं, गांधी तो बस धूल उड़ाते हैं। याद रखिएगा, ये बात थी। तो अनुभव है अपना अपना, तो उन्होंने कहा गांधी बस धूल उड़ाते हैं, तो ये बात हुई। अब चलिए, इससे क्या हुआ, असंतुष्टि का वातावरण बना। ठीक है, असंतुष्टि का वातावरण बना और ऊपर से बेरोजगारी चरम सीमा पर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। इन दैट रिस्पेक्ट देखते हैं, चारों तरफ एक अंधेरा सा था कि अब क्या होगा, और गांधी जी अरेस्ट हो गए 1922 में 6 वर्ष के लिए। 24 में यह अलग बात है कि उनको रिहा कर दिया गया और वो गांधी जी फिर क्रिएटिव मूवमेंट में, रचनात्मक आंदोलन में लग गए। पर देश को आंदोलन की तरफ कौन लेके जाए, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में एक संघर्ष दिखता है और एक शुरुआत दिखती है। क्या, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और कानपुर के, देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका नाम हुआ हिपरस। आप जब हिपरस कहते हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। 1924 में हिपरस की स्थापना की, जिसको आप कहेंगे बेटा हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन। ये स्थापना की हिपरस, कहां, एट कानपुर। किसने की, ठीक है, तो एक्चुअल जो फंड रहेगा सचिंद्र नाथ सान्याल। कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन की स्थापना की, जिसको हम शॉर्ट में हिपरस कहा। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। याद रहे, इसी का नाम है इंडियन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन इंग्लिश में, जिसको हम हिंदी में हिपरस यानी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन कहा। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की। यह क्रांतिकारी संगठन था। पॉइंट क्लियर, ध्यान देंगे। अब यह संगठन क्या काम करेगा उसको देखिए, इसका वर्क्स बहुत क्लियर था। जो भी हमारे ब्लैक लिस्टेड अंग्रेज ऑफिसर थे
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के तहत करना, और सरकारी धन को लूटना, उससे हथियार गोला बारूद खरीदना और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, ये इसके लिस्टिंग में था। अब देखिए इस संगठन के लोगों ने एक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इस संगठन के लोगों ने क्या करना है, एक संघर्ष करना है। 1925 को ये लोग एक काम करेंगे, क्या, काकोरी ट्रेन डकैती, रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, 1924 में एक क्रांतिकारी संगठन कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल ने स्थापित किया, जिसका नाम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन उर्फ इंडियन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन था, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, सरकारी धन को लूटना, खजाने को लूटना और इस तरह से उससे जो हथियार गोला बारूद खरीद के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना और जो बदनाम ऑफिसर्स थे अंग्रेज उसको मारना। इन दैट रिस्पेक्ट ये खेल शुरू हुआ। इन्हीं के सदस्यों ने 1925 में लखनऊ से ठीक पहले काकोरी नाम का एक स्थान है जहां एक रेलवे स्टेशन भी है काकोरी, और काकोरी में इन लोगों ने एक डकैती की, ट्रेन डकैती की, जिसे कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती या रॉबरी। जरा समझिए, अब इन लोगों ने रेकी कर लिया था, सिस्टम को सब समझ लिए थे। होता क्या है समझिए, सहारनपुर से एक ट्रेन आ रही थी लखनऊ, और सहारनपुर से ये लखनऊ वाली ट्रेन में पर्टिकुलर एक डब्बे में जितने भी सहारनपुर के क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का इस जोन का, वो रेवेन्यू रेलवे से आता था, तो वो रेवेन्यू का चेस्ट बॉक्स, खजाना जहां होता है वो पैसे वैसे, वो बॉक्स उसी डब्बे में था और आ रहा था। ये हम लोगों को पता चल चुका था और हम लोगों ने उस खजाने को लूट लिया। कहां, काकोरी में। तो काकोरी में एक खजाना लूटा गया और इसको छिपा दिया गया और कोशिश की गई कि इसको 2-3 दिन के बाद फिर इसको हम हथियार खरीदेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं जय चंदों की कमी नहीं होती और सभी लोग अपनी अपने फिलॉसफी के हिसाब से जीवन जीते हैं। उन्हें जो ठीक लगा होगा उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को बता दिया कि क्या हुआ है, कहाँ माल छुपा के रखा है। तो इससे जो है हम सब 1 बाय 1 पकड़े गए, खजाने बरामद कर लिए गए और हम लोगों में काकोरी ट्रेन डकैती कॉन्स्पिरेसी के नाम पर केस दाखिल हुआ और हमारे अशफाक उल्लाह खान शहीद हुए, फांसी पे चढ़े। हालांकि उसकी बहुत सारी राम कहानी है, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ क्षमा याचना की गई, ऐसे ढेर सारी चीज़ें, उसके लिए नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती में हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, समझ में, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, ये दोनों हमारे फांसी पर चढ़ गए, याद रखना है। इससे जुड़े दो लोग कौन हैं, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, हैंग टिल डेथ, ध्यान में रखिए। बहुत जगह ऐसे लोग कहते हैं कि अगर फांसी का मुकर्रर हो गई और फांसी देने के बाद फंदा टूट गया तो क्या उसको फांसी दी जाएगी? बिल्कुल, नया तारीख देके फांसी पर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जज साइन करता है हैंग टिल डेथ, यानी तब तक लटकाए रखो जब तक ये मर न जाए, और उसका वो कलम तोड़ देता है सिंबॉलिकली कि इसको डेथ कर देना है, मारना है, और कलम, उस कलम से फिर दूसरा अपशकुन माना जाता है, उस कलम से दूसरा कोई डिग्री नहीं लिखी जाती। समझ आई बात? तो दिस इज द रियलिटी। अब ध्यान से समझिए। तो ये हो गया काकोरी ट्रेन डकैती 1925, काकोरी लखनऊ के पास का एक स्टेशन, सहारनपुर से लखनऊ बाउंड ट्रेन में खजाना लूटा गया, लेकिन बाद में सब पकड़े गए, खजाने भी मिल गए। फाइनली हमारे अशफाक उल्लाह खान और क्या कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ये शहीद हो गए। चलिए उनको अब जाने दीजिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। इस संगठन पर यानी 1924 के इस आईडीए पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। अब इस प्रतिबंध को लगा दिया तो अब ये संगठन बिखर जाएगा। पर जैसे आज देखते हैं, याद रखिएगा, हम आतंकवादी नहीं थे, हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, पर वो देश के लिए नहीं लड़ते, वो धन के लिए, आतंकवाद के लिए, किसी देश को डिस्टर्ब करने के लिए ये टेररिस्ट सब, नक्सली सब लड़ते हैं। इसलिए नक्सलियों से, आतंकवाद से हमारे इन क्रांतिकारियों का, अतिवादियों का कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी।
लेकिन एक फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बता रहे हैं। आज देखते हैं बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन को हम बैंड लगाते हैं, वो दूसरे नाम से। हमने सिम्मी को, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, सिम्मी पर बैंड लगाया, सिम्मी पीएफआई की तरह आगे, नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, यानी मालूम है शाहीन बाग डैश 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 एनआरसी वगैरह सब, तो पीएफआई के तौर पे आगे। तो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन फिर रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता था। तो हमारे हिप्रेस को उन्होंने बंद कर दिया, तो हमने एक दूसरा संगठन कायम कर लिया 1928 में। तो हिप्रेस को बैन किया, तो हमने क्या किया 1928 में एट इलाहाबाद, एट प्रयाग, क्या किया हमने, एक संगठन कायम किया। अब इसका नाम है हिप्रेस, ठीक है, हिप्रेस। देखिए एक नई चीज लेकर आए, क्या, तो इसका मतलब वही है, वही नाम है, हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन। याद रहे कोई नया संगठन नहीं था, ये रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था। तो ये रीऑर्गेनाइज्ड हुआ, इसमें एक शब्द हमने जोड़ दिया समाजवादी। उसी तरह से यहां भी एक शब्द जोड़ दिया, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, और ये जोड़ दिया बेटा। तो ध्यान रहे, हमने इलाहाबाद में 1928 में हिप्रेस के स्थान पर उसी को रीऑर्गेनाइज करके एक नए नाम से हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन नाम की संस्था को इलाहाबाद में स्थापित किया, और इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे ये काम किए, और इसी हिप्रेस से जुड़ गए भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम राजगुरु और अन्य लोग जुड़ते चले गए। समझ आए? तो चंद्रशेखर आजाद इसके फाउंडर हुए, ये सब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अन्य जो है जुड़ते चले गए। मकसद वही है, जो हिप्रेस का था वही हिप्रेस का है। अब देखिए क्या होता है। अब होता क्या है कि ये जो संगठन है, उस संगठन के दरमियान देखिए, तो बताया था ना, सैंडर्स जो लाहौर का एसएसपी या एसपी था, एसएसपी जो लाला लाजपत राय के मौत का कारण बना, उसको हम लोगों ने मार दिया। आई मीन भसूरा ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, जिसके लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस चला, जो मैंने पहले ही बता दिया, लाला लाजपत राय को जो पढ़ा रहे थे। तो ये बात हुई। दूसरा, इसी संगठन से जुड़े थे ये लोग। इसी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में और एक बॉम्ब फेंका वेल में जाकर के, बहरों को सुनाने के लिए, अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसका मकसद था कि न्यायालय तक पहुंचेंगे और न्यायालय को ही राजनीति का केंद्र बनाएंगे, और पार्लियामेंट पे अटैक का मतलब होगा लंदन में आवाज़ गूंजेगी, और हम इस तरह से बताएंगे कि आपके जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल, ए लो इंटेंसिटी बॉम्ब, ठीक है, थ्रो इन द पार्लियामेंट in the particular area of well where is no people live, and there is no intention of the killing anyone, just want to be a big bang, so the questions arise in the parliament of England। ये था, साबित भी हुआ। तो इन लोगों को इसमें कोई सजा नहीं हुई, लेकिन लाहौर केस के मामलों में इन लोगों की सजा हुई और फांसी पर चढ़े। तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी थे उसमें भसूरा, राजगुरु और जो है सुखदेव, इन लोगों को हासिल हुआ। तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो ये तो हो गया बेटा। अब अगली कड़ी में आइए। अब अगली कड़ी हमारा है, जिसको हम और आप समझ रहे हैं, 1930 की बात है, उसको समझिए। जैसा कि जानते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी के नेतृत्व में। वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट,
और मालूम ही है गांधी इरविन समझौता नहीं हो पाया, तो गांधी जी ने कहा कि आप हमारे 11 सूत्री मांग को नहीं मानेंगे इरविन से, तो हम शुरुआत करेंगे नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही हुआ, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की नमक के कानून दांडी में तोड़ने से, मालूम ही है 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद देशव्यापी यह आंदोलन नॉर्थ वेस्टर्न में अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने शुरुआत करी। इधर मणिपुर नागालैंड की जो रानी थी, रानी गिडेनल्यू, जिसको जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया कहते हैं, उसने शुरुआत की। दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने नमक का आंदोलन चलाया। बिहार बंगाल में चौकीदारी का आंदोलन चला। संयुक्त प्रांत उड़ीसा में जंगल के कानून जो थे तोड़े गए और हमारे आदिवासी समाज वन समाज के लोग जो थे वो लोग जंगल में घुसे, कानून तोड़े और अपने जो है पारंपरिक जीवन में रहने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ये सब चला। सवाल है क्रांतिकारियों ने इसमें कैसे योगदान दिया? तो क्रांतिकारी भी अपने ढंग से योगदान दे रहे थे और ऐसे ही हमारे एक, जैसे मैं हूं एक शिक्षक, ऐसे ही एक शिक्षक थे मास्टर, उनके नाम में ही लगता है मास्टर, मास्टर सूर्य सेन। ये चटगांव में मास्टर थे और उनकी कई शिष्याएं थी, प्रोफेसर थे, कई शिष्याएं थी। उनमें एक थी सुनीति चौधरी। इन लोगों ने भी कहा कि अपनी तरफ से योगदान देंगे। और होते हैं बहुत सारे एग्रेसिव सोच के होते हैं, इमोशनल होते हैं, और देश के लिए तो इमोशनल होना ही चाहिए। और उन लोगों ने क्या किया, चटगांव में जो शस्त्रागार था जहां आर्म रखे जाते थे, अपने साथ कुछ लोगों को लाए और शस्त्रागार को लूट लिया और हथियार लिए, टांग दिए और चल दिए। कहां? पान सिंह तोमर के स्टाइल में। उस जमाने का चंबल तो नहीं हम बोलेंगे, पर वो चल दिए कहा, चटगांव की पहाड़ियों में, और गोरिल्ला वॉर छेड़ दिया। छुपा हुआ युद्ध, अचानक हमला करो, गोरिल्ला वॉर फिर की स्टार्ट कर दी। पुलिस थी, अंग्रेज थे, ताकतवर हमसे थे। हम धीरे धीरे घिर गए और हमारी सुनीति चौधरी इस काउंटर फायरिंग में मारी गई, शहीद हो गई। मास्टर सूर्य सेन चारों तरफ से घिरे थे, अंततः वहां से पलायन कर गए और कहीं निकल गए। लेकिन अंततः 1932 में मास्टर सूर्य सेन को ढूंढ निकाला गया और 1933 में हमारे मास्टर सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। वो हमारे शहीद बने। समझ में आई बात? तो मास्टर सूर्य सेन का चटगांव शस्त्रागार लूट 1930-32 में पकड़े गए, 33 में फांसी पर चढ़े। उन्हीं की शिष्या सुनीति चौधरी काउंटर फायरिंग में चटगांव की पहाड़ी में गोरिल्ला युद्ध करते हुए मारी गई। इट्स ए गुड क्वेश्चन। एंड आज से करीब 7-8 साल पहले इस पर एक पिक्चर बन चुकी है, चिटगांव। समझ में आए? तो पिक्चर भी बन चुकी है चिटगांव। तो चिटगांव चटगांव सब एक ही चीज है। कंसीडर्ड ये भी हमारा था। इसी समय मेरठ संयंत्र होता है 1932 में, वो आपसे नहीं पूछेगा, मैं खुद ही कह रहा हूं। तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट की ओर जो एक बड़ा हिसाब किताब वाला है वह है आपका 1942। अब जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, ठीक है? गौर से सुनिए सभी लोग, ज्ञान से। अब हम सुभाष चंद्र बोस को हाईलाइट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारे एक व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी। इनका बर्थ हम देखते हैं 23 जनवरी 1897
कटक ओडिशा। जानकी भवन, फादर जानकी नाथ बोस। कोलकाता रेसिडेंस, एलिगन रोड। डेथ डेथ बोलेंगे 18 अगस्त 1945 इन प्लेन क्रैश। कहां पर? हम इनकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो अब शुरुआत होने जा रहा है आपका सुभाष चंद्र बोस। जरा समझिए, सबसे पहले तो हम आपसे बात करें। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अच्छा ये तो समझ गए ना। सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी, जन्म 23 जनवरी 1897, जानकी भवन कटक ओडिशा में हुआ। पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और कलकत्ता में जो इनका मकान था एक और, जो एलिगन रोड पर था। डेथ इनकी जो हुई 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में, ऐसा माना जाता है, इट्स सपोज, ताइवान में। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए, ठीक है? गौर से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान अपने क्लाइमैक्स पर था, ठीक है? अमेरिका के साथ एशिया में जापान का युद्ध चल रहा था और भारत के जो उपनिवेश, इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, डच नीदरलैंड के जो उपनिवेश थे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, और भी अन्य देशों के, पुर्तगालियों के, सभी पर वो कब्जा किए जा रहा था। और उसने कहा था कि एशिया फॉर एशिया रीजन, जो हम देखते हैं नेताजी ने ही ये बात कही थी। तो ब्रिटिश फौज में इंडियन भी लड़ रहे थे और साउथ ईस्ट एशिया के जावा, सुमात्रा, बाली, यनाम, फुनाम, कंबोडिया, कंपोजिया, फिजी, इन सब क्षेत्रों पर ब्रिटिश फौज के साथ इंडियन फौज, जो ब्रिटिश फौज में शामिल है, वो भी लड़ रहे हैं। और उधर जापान क्लाइमेक्स पे है, तो जापान इन ब्रिटिश कॉलोनीज को कब्जा करते जा रहा है, फौज को मारते जा रहा है, और बहुत सारे फौज को सरेंडर करना होता है, सब तो नहीं मारे जाते, सरेंडर करते हैं। तो उसमें जो ब्रिटिश फौज थी उसमें बहुत सारे इंडियन फौज भी थी जो ब्रिटिश के तहत काम कर रही थी, वो भी सरेंडर किया। जापान ने हमको एक बड़ी अच्छी सलाह दी, हम अच्छा ही मानेंगे, बहुत अच्छी सलाह दी कि आप जो इंडियन फौज हो, ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ रहे हो, अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ो। अभी ब्रिटिश कमजोर है, अब उसके फ्रीडम के लिए लड़ो। तो इस तरह से जापान अपने दुश्मन ब्रिटिश यूरोपियन को भी मात देगा, दूसरा एशिया से यूरोपियंस को खत्म करेगा, और हमारे हित में ही बात हो रही थी। तो हमारे जो ये जांबाज सिपाही लोग थे, उन लोगों ने यह तय किया कि डेफिनेट, तो हमें पूरा बैकबोन सपोर्ट जिसे कहते हैं, पूरा बैक सपोर्ट जो कहते हैं, वो जापान का मिला, जापान की सेना का, जापान की सरकार का मिला। उसने हमें असले, बारूद, हथियार सब दिए, ईच एंड एवरी, खाना पीना सब कुछ दिया। बोला कि तुम अब ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ो, जंग जीतो और अपने देश के लिए लड़ो। तो ये बात है, समझ में आई बात? तो कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान दीजिएगा, और रास बिहारी घोष, नॉट बोस, रास बिहारी घोष, दोनों ने मिलकर, दोनों को आप क्या कहेंगे, को फाउंडर, लेकिन प्रायोरिटी जाएगी रास बिहारी घोष को, विद या को फाउंडर कैप्टन मोहन सिंह ने मिल करके जापान की सहायता से सिंगापुर में इंडियन नेशन आर्मी, आईएनए, उर्फ आजाद हिंद फौज नाम की एक फौज स्थापित की। समझ में आई बात? आजाद हिंद फौज स्थापित की, ठीक है? अब ध्यान देना है,
कब? 1942 में। तो कभी भी पूछे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी घोष ने। किसके साथ मिलकर? कैप्टन मोहन सिंह। कहां? सिंगापुर में 1942 विद द हेल्प ऑफ जापान, फुल्ली बैक सपोर्ट ऑफ जापान। पॉइंट यहां, चलो इसको यहां रहने दीजिए। अब आते हैं, अब गौर फरमाइए अब क्या होता है सीरीज। इधर देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया जाता है। नजरबंद, उन्हीं के रेसिडेंस एलिगन रोड कलकत्ता में नजरबंदी के दौरान वो हैं, पर उन्हें भी निकलना है देश की आजादी के लिए। तो उन्होंने अपनी एक महिला मित्र, जो एक अंग्रेज ही थी, उस महिला मित्र के सहायता से घर से निकल लिए और निकल ही लिए। तो 1942 में वो घर से निकल गए सुभाष चंद्र महिला मित्र की सहायता से। और ट्रेन में, ध्यान देना है, ट्रेन में जो गए तो ट्रेन में जो भगत सिंह है ना, उनकी भाभी थी दुर्गा भाभी, और उनके जो भाई साहब थे। तो दुर्गा भाभी जो हैं वो नेताजी की पूरी मदद की। और ट्रेन में दुर्गा भाभी जो एक मुस्लिम नकाबपोश महिला बनी, और सुभाष चंद्र बोस एक मुसलमान के रूप में बने और ट्रेन में बैठ गए। एक मुस्लिम दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के तौर पर ये फीलिंग में लेकर बैठ गए। समझ में आई बात? तो ये चला, इस तरह से वो समय के साथ आगे बढ़े और फिर पंजाब से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया, और अपना हुलिया बदल के क्या रख लिए? कर्नल मोज़ैटो। एक अंग्रेज के अंदाज में कर्नल मोज़ैटो बन गए। और कर्नल मोज़ैटो के रूप में उन्होंने सोचा था कि हम रसिया जाएंगे, लेकिन रशिया मित्र देशों के साथ संबंध में आ गया, तो रशिया का उन्होंने इरादा छोड़ दिया और चल पड़े जर्मनी। जर्मनी में हिटलर ने उनका स्वागत किया, और हिटलर ने उनसे कहा कि देखो, तुम जो हो, तुम्हारी मदद एशिया में जापान करेगा, जो मेरा सहयोगी है, 5 नेशंस, धुरी राष्ट्रों का जो संगठबंधन है, तो वो करेगा। ठीक है। और जर्मनी में हिटलर ने ही हमारे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। ऐसा भी एक है, जर्मनी में नेता को ह्यूरर कहते हैं। जर्मनी के लोग हिटलर को ह्यूरर कहते थे, तो इनको भी ह्यूरर कहा, ना कि नेताजी, तो ह्यूरर कहा। लेकिन ये आता है, लेकिन हम इनको अभी 100 पॉइंट नहीं देंगे, पॉइंट आगे आपके पास है। एक पॉइंट ये हो गया। अब ध्यान दें जरा नेताजी के बारे में समझिए। कब जन्म हुआ, क्या हुआ, समझ में आए? मेधावी छात्र थे, एंड डू यू नो, ये पढ़े, लेकिन इनको मन था देश की आजादी में जाएं, गुलाम देश में सरकार की नौकरी ना करें। पर इनके पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ने से जी चुराते हो, तुम्हें पढ़ना होगा और आईसीएस का एग्जाम क्लियर करो, सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करो, आईएएस बनो, सिविल सर्वेंट। इन्होंने कहा कि हमें गुलाम भारत में उसकी नौकरी नहीं करनी। कहा कि तमाशा मत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, जब तुम पढ़ लोगे तो नौकरी छोड़ देना, अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो बहाना मत। कहा ठीक है। डू यू नो, 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल लिया और ज्वाइनिंग लेटर ला के दिखा दिया, ये है। पिताजी खुश और कहा ये लीजिए, मुझे गुलाम भारत में गुलामी नहीं करनी, इसकी नौकरी नहीं करनी, मुझे आजादी चाहिए। ये एक बात। तो ये थे हमारे नेताजी, फर्स्ट अटेम्प्ट। और सुनिए, कलकत्ता में एक जगह वो स्पीच दे रहे थे, उनके भाषण को सुन करके बहुत बड़े लीडर थे चित्तरंजन दास, सीआर दास, उन्होंने कहा अरे यहां क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, और उन्हें नेशनल लेवल का लीडर बना दिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के लिए सवाल, सुभाष चंद्र बोस किसकी खोज थे? चित्तरंजन दास की खोज थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे, सीआर दास। समझ में आई बात? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे आइए। ये चित्तरंजन दास जो थे, जैसा कि आप जानते हैं, 1925 में डेथ कर चुके थे चित्तरंजन दास। तो चलिए एक आया, ये मेयर भी बने कलकत्ता के, काफी सक्रिय थे। समय के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए, और कांग्रेस पार्टी में ये 1938 और 1939 में 2 बार अध्यक्ष बने।
38 का जीत लिया। 39 में उन्होंने जो गांधी जी के सपोर्टेड कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमन, उनको भी डिफीट करके दोबारा लगातार जीत गए। इससे गांधी जी को थोड़ा दुख पहुंचा, या अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारिणी समिति से रिजाइन दे दिए, ये कहते हुए कि पट्टाभी की हार हमारी हार है। और वर्किंग कमेटी ही सारा पॉलिटिक्स डील करती है, डिसीजन लेती है। नेताजी हाथ जोड़ के समझाए कि नहीं, आप जो है नहीं जाइए, रहिए। बोले ना, तो कहा अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं, और नेताजी ने रिजाइन दे दिया अध्यक्ष के पद से। एंड द सेम ईयर इन 1939 established his own political party called Forward Bloc, अग्रगामी दल। सेम ईयर 1939। आज भी इनकी पार्टी 2-3 एमएलए, 4-5 एमएलए, कभी एक एमपी का सीट जीत लेते हैं। तो अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। समय के साथ उन्हें अरेस्ट करके रख दिया, तो अरेस्ट से निकल लिए, कर्नल मोज़ैटो बने, और धीरे धीरे आगे हिटलर के पास। हिटलर ने कहा यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो टू जापान, तो वही जाने का व्यवस्था करेंगे। एंड डू यू नो, जापान में जाएंगे तो पनडुब्बी से निकलेंगे, पूरा युद्ध चल रहा है, इनकी खोज खबर हो रही है, तो युद्ध में जाएंगे। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने एक पत्र लिखा, और पत्र अपने बड़े भाई को लिखा। पिताजी तब तक मर भी चुके थे उनके। तो पत्र में क्या लिखते हैं समझिए, इन शॉर्टली मजमून बता रहा हूं। पत्र के हिसाब से आपको यह समझना है कि नेताजी जो है 2 शादी किए थे। एक तो यहां तो वाइफ मर गई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सचिव, सेक्रेटरी, जो ऑस्ट्रियाई ओरिजिन थी, एनी फ्रैंक, तो याद रखिएगा एनी सैंक है, तो एनी सैंक नाम के अपनी सचिव से शादी किए थे, जो एक ऑस्ट्रियाई ओरिजिन थी। ठीक है, और ये सब छुपे हुए, पिता को नहीं, क्योंकि पिता कह रहे थे भारतीय शादी करो, वो भारतीय किए नहीं। अब जो है उससे एक बेटी अनीता भी थी, अनीता, और वो शादी हुई। अब आप इसको समझिए। तो अब ये पत्र लिखते हैं, पिताजी गुजर चुके हैं, बड़े भाई को, पिताजी गुजर चुके हैं, मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूं, मैं एक ऐसे कार्य विशेष पर जा रहा हूं जिसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, और जहां मेरी जान भी जा सकती है। अतः आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये मेरा निवेदन है कि पिताजी के रहते हुए तो मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन मेरी एक पत्नी है एनी सैंक, और मेरी एक उससे बेटी है अनीता, जो ऑस्ट्रेलिया मुल्क की है, और वो है, मैं अगर कुछ मुझे हो जाए, इस भारत माता के संदर्भ में कुछ भी हो जाए, तो आप इन दोनों का ख्याल रखिएगा। आज अनीता जिंदा है और उसके हस्बैंड भी जिंदा है, बेटी उनकी जिंदा है, ख्याल रखिएगा। और इस तरह से वो हिटलर के द्वारा प्रबंधित पनडुब्बी में बैठ गए। कहां? अटलांटिक ओशियन में। और ये पनडुब्बी कहां उभरेगा? प्रशांत महासागर, जापान में। जापान का जो लीडर है जनरल, ठीक है ना, वो है जनरल, जिसका नाम है तोंजो। जनरल तोंजो ही पूरे युद्ध का ब्रिगेडियर बना हुआ है जापान की सरकार, सम्राट की तरफ से। उससे मुलाकात होती है, सारी बात होती है, और इस तरह से बात होती है क्या कि अब जापान कहता है, और सुभाष चंद्र बोस ही कहते हैं, एशिया फॉर एशियन पीपल, यहां से यूरोपियन को जाना होगा, और जापान का फुल सपोर्ट मिला। अब देखिए टर्नओवर क्या होता है। अब टर्नओवर ये है कि तो अब जापान में क्या होता है कि जो आजाद हिंद फौज है, इंडियन नेशन आर्मी, उसकी कमान नेताजी को, यानी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी जाती है। तो 1943 में आई थिंक 21 अक्टूबर को नेताजी आजाद हिंद फौज के कमांडर बनते हैं, और यह सब घटना होती है रंगून में। कहा? म्यांमार का कैपिटल रंगून यानी यांगून में। और वहीं पर यह 21 अक्टूबर, ध्यान में रखिएगा, 1943 को कमान ही नहीं संभालते, उसी दिन वहीं पर एक भारत की सरकार का गठन होता है।
कार्यवाहक सरकार का, एंट्रीम गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार का गठन, जिसका नाम है आजाद हिंद सरकार। ठीक है ना, आजाद हिंद सरकार, ये सरकार का नाम था। इसका अपना मुद्रा था, अपने प्रेस थे, अपनी करेंसी थी। 200 करोड़ रुपए इन्होंने जापान की सरकार को दिया, मुझे हथियार चाहिए, फ्री में कुछ नहीं लिया। इनका अपना सॉन्ग था, ठीक है, इनका अपना सॉन्ग था, हथियार थे, एक प्रतीक चिन्ह था, अपने फ्लैग थे, हमारे भारत का फ्लैग था। ये भारत का पहला अस्थाई सरकार था जिसे 15 देशों ने मान्यता दी थी। 15 नेशन रिकॉग्नाइज्ड दैट इंडियाज गवर्नमेंट, दैट वाज द नेताजी। ये थे नेताजी। अस्थाई सरकार, भारत सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन रंगून में नेताजी ने किया था, जिसका अपना झंडा था, अपने प्रतीक चिन्ह थे, अपने राष्ट्रगान थे, अपने सिक्के थे, अपनी मुद्रा व्यवस्था थी, ये तमाम चीजें थी। एंड डू यू नो इसके चांसलर कौन थे? जर्मनी में चांसलर होता था पीएम के तौर पर, चांसलर शब्द आज भी है, एंजेला मार्केल, तो यहां भी चांसलर होता था। डू यू नो चांसलर थे सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद सरकार के चांसलर पीएम थे सुभाष चंद्र बोस। समझ में आई बात? और सुनिए, जापान ने भारत ब्रिटिश इंडिया के अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था। याद रहे, अंडमान निकोबार एक्चुअली किसके कब्जे में था? तो याद रखिएगा, डेनिस कंपनी, डेनमार्क की कंपनी का कब्जा था, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो बेच दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां से फिर आ गया ये ब्रिटिश इंडिया के तहत। और अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर जापानियों का कब्जा हुआ, और जापानियों ने ये सुभाष चंद्र बोस को, आजाद हिंद सरकार को दिया, ये तुम्हारा है, लो। तो वहीं पर अस्थाई सरकार की राजधानी बनी। समझ में आए? और अंडमान का नाम और निकोबार का दो नाम दिया गया, मालूम है क्या? शहीद और स्वराज। अंडमान का नाम शहीद रखा गया और निकोबार का नाम स्वराज रखा गया, और ये थी हमारी कैपिटल, और यहीं पर फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतिहास था। हिटलर ऐसे ही चलता था, पर हिटलर गलत किया, हमने गलत नहीं किया। दूसरी बात, ताइवान भी ऐसे ही बना था, ताइवान भी ऐसे ही बना था, चीन के अलग, तो हमने अंडमान में बनाया, और जापानियों ने पूरी मदद की। और इसी रंगून से जो पूरी फौज थी, ब्रिगेडियर थे, बहुत सारी फौज की टुकड़ियां थी, उनमें एक महिला टुकड़ियां भी थी जिसका नाम था झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसकी कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। ये लक्ष्मी सहगल वही थी आफ्टर जब एपीजे अब्दुल कलाम चुनाव लड़े राष्ट्रपति का, तो हमारे कम्युनिस्ट वालों ने किनको लाया था आगे? इन्हीं को, यानी लक्ष्मी सहगल। हाल फिलहाल डेथ की है लक्ष्मी सहगल। तो लक्ष्मी सहगल याद रखिएगा, ठीक है? तो लक्ष्मी सहगल जो थी, और जैसा कि हम जानते हैं लक्ष्मी सहगल कैप्टन थी रानी झांसी ब्रिगेड की, और यही महिला ब्रिगेड ने हमारे नेताजी को कहा, मतलब सुभाष चंद्र का नेताजी। तो ये एक्चुअली है क्या, आजाद हिंद फौज की महिला कमांडर ने या महिला ब्रिगेडियर या शाखा ने इन्हें नेताजी कहा, यही है। ये ना हो तो जर्मनी के हिटलर ने कहा, लेकिन यही फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। अब सुनिए, हमारे इसमें बहुत सारे कैप्टन सब थे, सब लड़ रहे थे, और यहीं पर नेताजी ने रेडियो मैसेज में, रेडियो पर अपना मैसेज, जैसे मन की बात करते हैं ना हमारे मोदी जी, तो रेडियो मैसेज में सबसे पहले उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को चरण स्पर्श किया कि मैं आपका चरण स्पर्श करता हूं रेडियो से। आजकल तो रेडियो ही है, आजकल तो वर्चुअल ही चल रहा है। और गांधी जी को उन्होंने कहा, आप राष्ट्रपिता हैं, आप बापू हैं।
तो राष्ट्रपिता शब्द और बापू शब्द गांधी जी को नेताजी ने दिए थे। चरण स्पर्श उन्होंने किया था और आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भारत माता की आजादी में मैं काम आऊं, सफलता हो। ये नाम जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिए थे, ये इज्जत नेताजी ने बख्शा था गांधी जी को, मतभेद के बावजूद भी। ये होता है अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना। दिस इज द रियलिटी। तो ये आप समझ गए। अब दूसरी बात समझिए। उसी रंगून से इन्होंने कहा लोगों को, अपने सेनाओं को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वहीं पर कहा उन्होंने दिल्ली चलो। इन इंडियन हिस्ट्री द थर्ड टाइम वी चांटिंग स्लोगन मूव दिल्ली, दिल्ली चलो। द फर्स्ट टाइम इन मेरठ 10th of May 1857, 1857 की क्रांति में दिल्ली चलो क्रांतिकारियों ने कहा। सेकेंड टाइम व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1939 on 2nd September, दिल्ली चलो। And this is the third and the last time we chanting slogan Dilli Chalo from Rangoon, and we start to move to fight Britishers। और हम म्यांमार को लांघ गए, मणिपुर में आ गए, नागालैंड में आ गए, असम के पूर्वी हिस्सों में आईएनए की फौज दाखिल हो चुकी थी। हम जंग जीतने की स्थिति में थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि जंग में कुछ ऐसी तकनीक आ जाए जिससे आप परास्त हो सकते हैं, और वही तकनीक अमेरिका को हाथ लगा और उसने एटम बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। तो जापान तो त्राहिमाम हो गया, और जापान ने 15 अगस्त, रिमेंबर क्लियरली, जापान ने 15 अगस्त, ठीक है, 1945 को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन आर्मी। और विधिवत रूप से लिखित पढ़ित वो 3 सितंबर को होगा, तो समर्पण कर दिया। तो जब जापान ही की रीढ़ टूट गई, तो जापान अब मुझे कैसे मदद करेगा? इम्पॉसिबल। और हमारा बैक सपोर्ट, मेरा ऑक्सीजन छीन लिया गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। जापान ऑक्सीजन था। ये जापान का इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। तो हम धराशायी होते चले गए, अरेस्ट होते चले गए, ब्रिटिश के सामने समर्पण करना पड़ गया, मजबूरी थी। और इसमें एक बड़ी चालाकी यहाँ के भी थी, जो कांग्रेस की थी, बहुत सारे सिस्टम पर, उसको छोड़िए। और हाँ, अब नेताजी को पकड़ा जाएगा, देशद्रोही कहलाएंगे, और जवाहरलाल नेहरू का रास्ता क्लियर। रिमेंबर, तो ये तय किया गया कि लोगों को डार्क में रखो। तो 15 देखा, 6 अगस्त 9 अगस्त बम गिरे, 15 अगस्त सरेंडर किया जापान, 18 अगस्त 1945 को र्यूमर उड़ा, नेताजी नॉट रिमेन मोर, नेताजी नहीं रहे, पास्ड अवे इन प्लेन क्रैश ताइवान। तो ताइवान में एक हवाई जहाज की दुर्घटना में नेताजी नहीं रहे, और नेताजी की अस्थियां जापान के उस मंदिर में, एक टोक्यो में कोई मंदिर था, उस मंदिर में रखी गई, ऐसा माना जाता है। तो शो तो करना पड़ेगा ना। पर ये नेताजी हमारे, जो माना जाता है, ठीक है, गुमराहा बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2500 साल रहे, 2500 साल रहे, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उनके पास वो खत, वो हैंडराइटिंग, वो चश्मा, वो फेस, वो तमाम चीजें, वो भाषा समृद्धि। और बंगाल से कई लोग, उनके रिश्तेदार से कई लोग मिलने जाते थे उनसे, उन्होंने भेद कभी नहीं खोला। लेकिन गुमराहा बाबा, ये माना जाता है, मुखर्जी आयोग कमीशन जो बैठी थी कि उनकी मौत की जांच करो, वो कहाँ है, क्या है, बहुत सारे माइथोलॉजी की किंवदंतियां, तो और इस पर 4 कमेटियां जांच में अब तक बैठ चुकी है। तो गुमराहा बाबा थे, ऐसा माना जाता है। समझ में आई नेताजी क्या चीज थे? लीडरशिप इसको कहते हैं। समझ में आई? लीडरशिप इसको कहते हैं बेटा। तो ये थे हमारे। अब जरा सुनिए, नेताजी तो सो कॉल्ड कह सकते नहीं रहे। अब आईएनए सरेंडर कर गई, और आईएनए के सिपाहियों पर, ऑफिसर्स पर, कैप्टन पर अब मुकदमा चलेगा देशद्रोह का। तो इन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के लाल किले को विशेष न्यायालय घोषित किया गया, द स्पेशल कोर्ट टू रन द केस ऑन देम। अब आइए,
ये लोग तो हमारे पूजनीय थे, नमन करता हूं इनकी वीरता को। लेकिन मैं बता रहा हूं एक सिस्टम, जैसे दिल्ली के लाल किले को विशेष अदालत घोषित किया गया, वैसे बाबा राम रहीम ये गंदा व्यक्ति को भी मुकदमा चलाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, सुनरिया जेल को विशेष अदालत बनाया गया। समझ में आई बात? तो सुनरिया जेल को विशेष अदालत बनाया। अब हमारे मुकदमे में खास करके जो 3 हीरो थे, लक्ष्मी सहगल को तो बरी कर दिया गया था, 3 हीरो थे जिस पर खास करके मुकदमा चला। कैप्टन सहगल, कैप्टन शहनवाज, कैप्टन गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। ढिल्लन पंजाबी, शहनवाज हमारे मुस्लिम भाई और सहगल हमारे हिंदू। तो कैप्टन सहगल, शहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो या ढिल्लन, ये 3 धर्म, मैंने कहा ना, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब पे मुकदमा चला, पर हमारे युवाओं को यह रास नहीं आया और कांग्रेस तो कहीं ना कहीं खुश हो रही थी। फाइनली पूरे भारत में स्ट्राइक, बंबई के सारे लेबर सड़क पे उतर आए, ये हो नहीं सकता। और ऐसे ही यहां पर भी यही हाल हो गया, रोज विद्यार्थियों का स्ट्राइक, और इन विद्यार्थियों ने दबाव बनाया कि इनका मुकदमा लड़ो कांग्रेस वालों, ऐसे ही बस काला कोट पहनते हो, इनका मुकदमा लड़ो। मजबूरी में देश के हालात को समझते हुए जवाहरलाल नेहरू ने काला कोट फिर से पहना, इन हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन्स के लिए मुकदमा लड़ने के लिए। तेज बहादुर शपरू ने भी काला कोट पहना, भोला भाई देसाई ने भी, मदन मोहन मालवीय ने भी। तो तेज बहादुर शपरू, भोला भाई देसाई, मदन मोहन मालवीय और कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, मुट्ठी बनी ना पांचों से मिलकर, ये पांचों मिलकर के मुकदमा लड़े। पर मुझे लगता है मन से नहीं लड़े या जो भी रहा, पर ये मुकदमा हार गए। पर हमने उनको चुनौती दे दी कि तुमको लड़ना पड़ेगा इन सब के लिए। मुकदमा लड़े, हम मुकदमा हार गए। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, पर हमें नागवार गुजरा, हमें यह कबूल नहीं था और हमने कहा ये तो हमारे हीरो हैं, और हम लोग फिर बैठ गए। पूरा भारत बंद, स्ट्राइक। फाइनली ये आदेश देना पड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि तीनों के इन फांसी की सजा को माफी दी जाती है, एंड ऑल 3 गेट फ्री फ्रॉम। समझ में आई बात? ये आईएनए है और ये 3 हमारे कैप्टन हैं और ये है नेताजी। दिस इज द रियलिटी। तो एक पर एक हीरो हुए, हमें तो ये पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये है रियलिटी। तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब आइए फाइनली इन शॉर्टली आखिरी पड़ाव पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। हमने जो लिखा है वो ये है, नौसेना विद्रोह, नेवल इंसर्जेंसी। 18 फरवरी शुरुआत, 23 फरवरी खत्म, 1946, 5 दिन। इंडियन नेशन से तलवार नाम के जहाज से ये विद्रोह शुरू हुआ, कराची बंदरगाह से। अब गौर से सुनिए इन शॉर्टली, हमारे पास गिनती के 10 मिनट 7 मिनट हैं, इसमें हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लिसन केयरफुली। अब सुनिए, उन्नीस 1946 में आईएनएस तलवार, जो एक जहाज था जहां पर हमारे इंडियन नेवी के लोग डिप्यूटेड थे, ऑफिसर्स को या हमारे बराबर के सिपाहियों को अच्छा खाना दिया जाता था और हम लोगों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता था।
इसका हम लोगों ने विरोध किया भूख हड़ताल से, पर ये लोग जो है उसी जहाज पर जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। हमें गुस्सा आ गया और हमने इन अंग्रेज ऑफिसर्स को उठा उठा के समंदर में पटक दिया, डुबो दिया, और ये युद्ध शुरू हो गया। इसको कहते हैं नौसेना विद्रोह, जो 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ और 23 फरवरी 1946 को खत्म होगा। शुरुआत आईएनएस तलवार नाम के जहाज कराची बंदरगाह से, और बहुत जल्दी ये देश व्यापी हर बंदरगाह तक पहुंच गया, पश्चिमी तट से पूरब तट तक पहुंच गया। हम क्लाइमेक्स की ओर जा रहे थे। नौसेना विद्रोह इसे कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। इलेक्शन जो हो रहा था, तो इलेक्शन के दरमियान जो लेबर पार्टी थी, जो 1905 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी, लेबर पार्टी, वो लेबर पार्टी कह रही थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम भारत को आजाद कर देंगे। एशियन पीपल्स और इंडियन जो इंग्लैंड में रहते, जिन्हें वोटिंग राइट थी, उन्होंने खूब वोट किया लेबर पार्टी को, और लेबर पार्टी जीत कर आई। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली, और क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। कब? 20 फरवरी, बीच का है ना डेट, 20 फरवरी, और कहते हैं जो मैंने वायदे किए थे चुनाव के दरमियान, वह मैं आपको भरोसा देता हूं, घोषणा करता हूं कि भारत को 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। और जैसे ये घोषणा हुई, लहर चारों तरफ खुशी की दौड़ गई। अब तो हमें बस उस प्रोसेस को समझना है। तो 20 तारीख को घोषणा हुई, और फरवरी के आखिरी 27 या 28 को कैबिनेट मिशन की स्थापना हो गई 46 में ही, और वो कैबिनेट मिशन मार्च के महीने में भारत आ गया कि एक संविधान सभा होगी डैश डैश डैश। तो जब 20 तारीख को घोषणा हो गई, और यही आर्मी, यही नेवी अब भारत और पाकिस्तान की नेवी होगी, और सेना जब तक बैरक में रहे तो पॉलिटिशियन के कंट्रोल में है, और सेना जब बॉर्डर पर पहुंच जाएगा तो राजनाथ सिंह के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि जब मारने की नौबत आती है और तब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं मानेगा, वो सीधा ठोकेगा। तो सेना जब अपने बैरक से, अपनी छावनियों से निकल जाती है, तो वो फिर, समझ गए, बाहुबली की फौज हो जाती है, ऐसे समझिए। तो वही हाल हुआ। तो सेना को तो कंट्रोल करना है, पॉलिटिक्स शुरू, क्योंकि अब तो आजादी की बात हो जाएगी, अब इसको कंट्रोल करो अपनी सेना को। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिल करके हमारे इस नौसेना को समझाया और कहा, कम टू बैरक, वापस आ जाओ, अब काम हो गया, अब तो आजादी की लहर दौड़ गई है, अपना काम हो गया। और इस तरह से नौसेना विद्रोह 23 फरवरी को शांत हो गया। हालांकि इसका एक कारण और भी था, वो कारण मैं बताता हूं। खराब भोजन से जरूर शुरुआत हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ और कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ढेर सारी भर्तियां हुई, और जो हमारा बेस कैंप होता था किसी बंदरगाह और आसपास में, उस बेस कैंप से अब युद्ध करने के लिए हमें सऊदी अरब ले जाया गया, अफ्रीका ले जाया गया, यूरोप ले जाया गया, दक्षिण एशिया ले जाया गया। और उसमें एक नियम बना था कि बेस कैंप से जब कोई भी सेना को 200 किलोमीटर ज्यादा दूर ले जाएगा तो उसे अलग से टीएडीए मिलेगा। अब युद्ध समाप्त हो गया, सेना अपनी जगह आ गई, टीएडीए बंद। तो जो चीज बढ़ जाती है उसके बाद जो बंद होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो कहा व्हाई नॉट, वी हैव टू बी मेंटेन कंटिन्यू, पर नहीं किया गया। तो इसका भी एक रोज था, और ऊपर से खराब खाने का रोज था। तो दिस इज द रियलिटी। क्लियर? ध्यान में रखिए, ये नौसेना, ये हमारा आखिरी क्रांतिकारी विद्रोह था। तो बेटा ये है आपके भारत का क्रांति। मैं तो आप लोगों को बहुत ही शॉर्टली बताया हूं, जब मैं गहरे उतर जाऊंगा तो कहानी कुछ और कहेगी। ठीक है, तो ये है आपके लिए टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये है आपका भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। ओके, इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल मैं फिर मिलता हूं आपको एक नए अंदाज में, नई बात को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।